Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2024 की डेट्स ऑलमोस्ट हमें पता लग चुकी है। जैसा कि आज नोटिफिकेशन निकला जिसमें इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एग्जाम डेट आई है जो कि फरवरी में आई है। मोस्ट प्रोबेबली बात करके चलें तो जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनकी फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स एग्जाम के लिए, अगर वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं अर्जुना बैच, तो अर्जुना बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 21 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। का जो सिलेबस है मैं जल्द से जल्द आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। इवन मैं दिसंबर से पहले कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा सो दैट हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर पाएं। बहुत सारे हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं पहले भी करा दूंगा, पर उसके बाद लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी तो हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था फिजिक्स का 2021 में, वो पार्ट 1 में आपको सॉल्व कराने वाला। पार्ट 1 का मतलब पेपर को मैंने काफी टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है क्योंकि एक साथ इतने सारे क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, टाइम भी इतना नहीं होता है। तो वो जो एग्जाम था और ये एग्जाम है, इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। वहां पर पैटर्न में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, यहाँ पर 150 क्वेश्चन। आज का जो लेक्चर है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा है और साथ ही साथ आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो CSIR नेट फिजिकल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हमें दिया है, एक है J प्लस यानी कि राइजिंग ऑपरेटर और एक है J माइनस लोअरिंग ऑपरेटर। राइजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? J प्लस जो है तो हम लिखते हैं JX प्लस आयोटा JY। अब ये याद होने चाहिए आपको, हालांकि मैं करा रहा हूं पर इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। J माइनस प्लस टू JX माइनस आयोटा JY। एक वैल्यू हम निकालते हैं जब हम कम्यूटेटर पढ़ते हैं या फिर एंगुलर मोमेंटम हम जब पढ़ते हैं तो हम एक वैल्यू निकालते हैं J प्लस J माइनस। ये J प्लस J माइनस की जो वैल्यू होती है वो होती है J स्क्वायर माइनस JZ, J स्क्वायर माइनस JZ प्लस ये होता है H कट और JZ, H कट JZ। इसी तरह से ये वैल्यू एक निकालते हैं हम J माइनस J प्लस। J माइनस J प्लस की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है J स्क्वायर माइनस JZ स्क्वायर और माइनस H कट JZ। अब हमें वैल्यू जो निकलवाई गई है वो किसकी निकलवाई गई है? J प्लस और J माइनस की वैल्यू निकलवाई। J प्लस J माइनस की वैल्यू क्या होगी? मैं कम्यूटेटर का रिलेशन लगाओगे J प्लस J माइनस माइनस J माइनस J प्लस। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो जो मैंने निकाली है। ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो J स्क्वायर माइनस JZ स्क्वायर, एक बार रखोगे प्लस का तो प्लस का कितना H कट JZ, फिर माइनस ये रखोगे J स्क्वायर माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा JZ स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा H कट JZ। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे H स्क्वायर, ये J स्क्वायर से J स्क्वायर कट हो गया, JZ स्क्वायर से JZ स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2H कट JZ। आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2H कट JZ। तो आंसर यहाँ पर ये सही कर लो, H कट लगेगा, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कॉलिजन? इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या कंजर्व्ड होता है? अब दो तरह की कॉलिजन होती है, एक होती है इलास्टिक और एक होती है इनइलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन होती है और एक होती है इनइलास्टिक। जब हम इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं तो इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, और मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो हम बात करते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन की, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती जब मैं बात कर रहा हूं इनइलास्टिक। मोमेंटम हर तरह की कॉलिजन में कंजर्व रहेगा। मोमेंटम जो है वो हर तरह की मोमेंटम के अंदर क्या रहेगा? कंजर्व। और टोटल जो एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो भी यहाँ पर क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी यहाँ क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है सही बोलूं तो इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर टोटल एनर्जी भी एक ऑप्शन दिया गया है, पर टोटल एनर्जी तो देखो कंजर्व होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ बने, वैसे तो मोमेंटम जो है यहाँ पर वो तो कंजर्व आएगा, तो
आंसर तो मेरे को पता लग गया कि आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आंसर आएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ये नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी को तो हमने देख लिया, पोटेंशियल नहीं होगा। टोटल एनर्जी पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि टोटल एनर्जी चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो कि समेशन है काइनेटिक का और पोटेंशियल का, तो उसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट है। हालांकि आंसर जो सही माना गया है वो डी है, और वो आ भी रहा है, हमें पता है। पर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर सी पर भी जो है वो ऑप्शन में बनना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी तो है जो वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। हमने पढ़ा भी है एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। टोटल एनर्जी पे थोड़ा सा डाउट है, आप इसको एक बार चेक और कर लेना। आंसर जो यूपीपीएससी ने माना हुआ सही है वो डी है, और डी तो हमें दिख भी रहा है कि सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। काइनेटिक एनर्जी इनकी ट्रांसलेशन की क्या है, सेम है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। यदि इसको मैं मोमेंटम के फॉर्म में लिखूं, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाता है m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, और इसको मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर अपॉन 2m। फिर p इक्वल्स टू मोमेंटम, यहाँ से k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू मैंने मोमेंटम के फॉर्म में लिख लिया। मैं बोला है डिफरेंट मास की दो बॉडी हैं और सेम काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि K1 इक्वल्स टू क्या आ गया, K2 आ गया। तो K1 इक्वल्स टू K2 आ गया, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P1 स्क्वायर अपॉन 2m1 और P2 स्क्वायर अपॉन 2m2, ऐसा लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर, ये बन जाएगा m1 अपॉन m2। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m2। यहाँ से P प्रोपोर्शनल क्या आ गया, M आ गया। हमें ये स्टेटमेंट सही अब पकड़ना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है बोथ बॉडीज विल हैव सेम लीनियर मोमेंटम, तो ये तो गलत हो गया कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, पहला गलत हो गया। दूसरे में लिखा है बॉडी विद ग्रेटर मास विल हैव ग्रेटर लीनियर मोमेंटम, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा वाला चेक करो, बॉडी विद स्मॉलर मास, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन एक ही यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जिसकी वजह से आप वर्क डन जो निकाल रहे हो, वर्क डन जो निकाल रहे हो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन and in a closed path total work is zero, total work done is zero। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनकी वजह से आप वर्क डन जो निकालते हो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और अगर एक लूप में पूरा काम निकाला जाए उसकी वजह से तो वो जीरो आता है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, पाथ पर। डिपेंड्स ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल कौन कौन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो है ये होता है कंजर्वेटिव। जबकि अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव, ये पाथ पर डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव। इसी तरह से विस्कस फोर्स जो होता है ये भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, ये भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। मैं पूछा है कंजर्वेटिव, तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टीयरिंग ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग मोशन ऑफ सैटेलाइट जो होती है वो इसकी वजह से होती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब भी सेंट्रल फोर्स की बात होगी, जब भी ग्रेविटेशन की बात होगी, कोई चीज घूम रही है किसी के अबाउट, तो वहां पर आंख बंद करके सीधा सा आंसर आना है एंगुलर मोमेंटम। चाहे वो, हमने ये एग्जांपल पढ़ा है, एक लड़का है, लड़की है, वो ऐसे बाहें फोल्ड करके और ऐसे घूम रहा है, मतलब वो आइस स्केटिंग वाला एग्जांपल होता है। चाहे मैं जिम कर रहा हूँ उसमें, वो तो सब में वहां पर जहां पर भी एक सेंटर के अबाउट कुछ घूम रहा है, आंख बंद करके आंसर मार देना है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, एंगुलर। आगे बढ़ने के पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए, तो अर्जुना बैच स्टार्ट है, 21 अगस्त से अर्जुना बैच स्टार्ट हो गया था। बैच में आपको पर डे 2 से 3 क्लासेस मिल रही हैं। अभी क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है, इसके अलावा क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स भी पैरेलल में चल रहे हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स।
इस बैच के अंदर आपको जो सिलेबस कवर कराया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एग्जाम है, क्वेश्चंस प्रॉपरली आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ असाइनमेंट्स क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा गए जा रहे हैं जिनको सॉल्यूशन के साथ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम है, मतलब एग्जाम सिलेबस है, साथ में आपको नेट और जैम के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, वो आपको करना चाहते हैं उनमें वन लाइनर जो टू लाइनर क्वेश्चन है वो आप देखकर करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ये जो सिलेबस है ये नवंबर लास्ट तक जाते जाते मैं कंप्लीट करा दूंगा, सो दैट आपको और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का, क्योंकि एक्सपेक्टेड हम टेंटेटिवली मान के चले तो फरवरी में या मार्च में आपका एग्जाम पड़ सकता है, और अगर मैं फरवरी के स्टार्टिंग में मान लूं तो भी आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा। भी इस बैच के ऊपर 15% का है ना, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7200 इसकी फीस है, जिसके ऊपर 15% का आपको डिस्काउंट 3%, और ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड है अप टू 5th सितंबर, वैलिड टू 5 सितंबर, 5 सितंबर तक ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड है। तो इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो वैकेंसीज है वो बार बार नहीं आती ना, ऐसी वैकेंसीज जिसमें आपसे केवल आपकी एमएससी के बेस पर मांगा जा रहा है, आपसे नेट और गेट के नेट सेट के स्कोर जो है वो कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं, तो इस तरह की वैकेंसीज बहुत कम आती है। थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर जाओगे तो बढ़िया नौकरी में लग जाओगे, स्केल फर्स्ट ग्रेड की ये जॉब होगी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप, बाय कपिल सर से आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको iOS यूजर हैं, आप एप्पल यूजर हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे फॉलो करें। माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप होगी, उसे डाउनलोड करना है, फिर वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो आपको डालना है, देन आप जो बैच है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज आर फॉलिंग थ्रू एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इफ दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहले तो दो ड्रॉप है, एक ड्रॉप ये है, एक ड्रॉप ये है, ये दोनों कंबाइंड होकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है। मान लो इसकी जो रेडियस है वो आर है, स्मॉल आर, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर। दो मिलकर जब बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बिग ड्रॉप का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, स्पेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और स्मॉल ड्रॉप्स का जो बनेगा, स्मॉल ड्रॉप्स का वो बनेगा, वो कितना बनेगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम सेम कब होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि दो मिल रही हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हो जाएगा। तो यहां आप क्या लगाओगे, यहां आप लगाओगे 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ 4/3 पाई आर से ही कट गया, तो यहां से आपके पास बनेगा आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब अपॉन 2, ये बनेगा। और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू 2 पावर -1/3, और ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो ये एक रिलेशन बन गया यहां से। के बाद टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/9, और ये होता है आर स्क्वायर रो माइनस रो नॉट, और अपॉन होता है ये म्यू, या कई जगह इसको ईटा भी लिखा जाता है। म्यू या ईटा जो होता है वो होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। रो जो है जिस मीडियम में जो भी चीज ट्रेवल कर रही है उसकी डेंसिटी, और रो नॉट जो होता है तो वो जो रो है जो उस बॉक्स की पार्टिकल की डेंसिटी, और रो नॉट जो है वो क्या होता है उस मीडियम की डेंसिटी। तो यहां से रेडियस है आर, तो यहां से मेरे को दिख रहा है v प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर, तो इसको उठाना है मेरे को, टर्मिनल वेलोसिटी को। तो जब कंबाइंड हो गई तब बताना है, और पहले क्या था वो है, वो उसकी वेलोसिटी हमारे पास है। पहले जब वो कंबाइंड नहीं हुई थी तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड, और जब वो कंबाइंड हो गई तो वेलोसिटी बतानी है। तो यहां से मैं क्या रिलेशन बना लूंगा, v1 अपॉन v2 करके। तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब जब वो इसको R2 लिख देता हूं, तो मैं R2 लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां लिख दिया मैंने R1, ये इसको मैं 2 कर देता हूं, 2, और इसको 1, और इसको मैं कर देता हूं R2, तो कर दिया R2 स्क्वायर, और ये हो गया R1 स्क्वायर। तो V2 मतलब जब वो कंबाइंड हो गए, और V1 का मतलब है पहले की। तो पहले की जो हमें दी हुई है, पहले की वेलोसिटी है वो हमें कितनी दी हुई है, 2।
तो ये वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड। v2 जब वो कंबाइंड हो गई है जब वो, तो उस टाइम उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो गई कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। पहले जो उसकी रेडियस थी वो कितनी थी आर स्क्वायर, तो ये आर का रिलेशन हमारे पास है 2 पावर माइनस 1/3 इंटू आर। ये हम यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे v2/2, ये हो गया आर स्क्वायर, और ये यहां पर स्क्वायर में जब डालोगे तो ये हो जाएगा आर पावर -2/3, आर पावर -2/3 और ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से v2 ये हो गई 2 पावर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 पावर 1, और ये ऊपर जाके इससे ऐड हो जाएगा 2/3, 2/3 करोगे तो ये बन जाएगा 5/3, तो v2 जो है वो आंसर आ जाएगा 5/3। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/3, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेंचुरीमीटर इज बेस्ड ऑन, देखो बर्नौलीज जो प्रिंसिपल है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसका जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम। और इस बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके, एक एप्लीकेशन हो गया वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो। एक होता है इसका ओरिफिस, एक होता है इसका रोटामीटर, ठीक है, एक होता है इसका पिटॉट ट्यूब। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ये सारे के सारे बर्नौलीज के एप्लीकेशन है। और बर्नौलीज का जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिलहाल हमें वेंचुरीमीटर पूछा है तो वेंचुरीमीटर का आंसर क्या आ जाएगा, बर्नौलीज थ्योरम। अगर यहाँ बर्नौलीज ना लिख के अगर आपको ये लिखा जाता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी इसका सही आंसर होता। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट, मास के ऊपर बेस्ड होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन, सोप बबल के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है 8 सिग्मा अपॉन डी, जहां सिग्मा होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो दी हुई है वो आपको दी है 1.9 इंटू 10 पावर -2, तो यहां फॉर्मूला लगाया आपने 8 इंटू 1.9 इंटू 10 पावर -2, तो डी मतलब डायमीटर हो गया, डायमीटर सेंटीमीटर में आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 0.02, ये हो गया 4 19 चौक 76, तो 7.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो आएगा डी, 7.6 है ना, हाँ तो डी आएगा, डी का करेक्ट आंसर आएगा डी आ जाएगा ना, 2 चौक 8 19 चौक 76, ठीक, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडियाई 1 mm and 2 mm respectively are immersed in a liquid. If liquid rises to 30 centimeter in the first, then the height in the second will be. देखो यहाँ पर जो कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है, कैपिलरी राइज वो होता है H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा ऑन रो डी डी, जहाँ डी होता है डायमीटर। उसको अगर मैं रेडियस के अकॉर्डिंग में लिखूं तो ये फॉर्मूला बनेगा H1R1 इक्वल्स टू H2R2, मतलब मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूं, यहां से H प्रोपोर्शनल टू 1/d है, D का मतलब है डायामीटर, तो इसको मैं रेडियस के प्रोपोर्शनल में भी लिख सकता हूं, तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HR इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैंने ये बना दिया H1R1 इक्वल्स टू H2R2, 1R1 H2R2। तो पहले में है 1 mm और यहाँ है 2 mm, दूसरे में पहले में जो राइज है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, यूनिट बैलेंस हो जाएगी। R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, H2 आपको निकालना है, R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहां से H2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 15, आंसर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। बच्चों वाला क्वेश्चन है। F बराबर क्या होता है ma, और m वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है v2 माइनस v1 अपॉन t। m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपको गिवन है 1 kg हो गया, v2 कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड, और v1 कितना है 20, तो ये हो गया 30 माइनस 20 अपॉन टाइम, टाइम कितना हो गया 2 सेकंड, 30 में से 20 गया कितना बचा 10, 10 में 2 का भाग दिया कितना आया 5, आंसर आ गया 5 न्यूटन। राइट आंसर इज 5 न्यूटन। द फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, अब न्यूटन के तो 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फंडामेंटल लॉ जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो डिपेंड कर रही है न्यूटन फर्स्ट लॉ पर, जो ये कह रहा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको कहते हैं, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। साथ ही साथ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई चीज है तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इस पर क्या आ जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ आ जाएगा।
व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी हैविंग एन पार्टिकल। एन पार्टिकल के लिए, रिजिड बॉडी के लिए हमें बताना है, तो F इक्वल्स टू 3n माइनस के। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जहां k जो होता है, k वो होता है कंस्ट्रेंट। यहां पर कोई कंस्ट्रेंट तो है नहीं, तो कंस्ट्रेंट की वैल्यू हो गई 0। कंस्ट्रेंट की वैल्यू 0 हो गई तो n पार्टिकल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल्स टू 3n। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर की जो यूनिट है वो होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि यूनिट जो इसकी है वो क्या हो जाएगी, पावर पर यूनिट एरिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। अब Q इक्वल्स टू होता है ml, तो L इक्वल्स टू होगा Q अपॉन m। Q मतलब एनर्जी है ना, Q का मतलब हो गया एनर्जी, एनर्जी या हीट की यूनिट लिखनी है हमें, उसको हम लिखते हैं mL2T-2 और m। यहां से क्या आएगा, ये बचेगा m0L2 और T माइनस m0L2T-2, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I, J, K आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। I डॉट आई इक्वल्स टू 1 बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि आप लिखते हो a डॉट बी, a डॉट बी को आप लिखते हो ए बी कॉस थीटा। I डॉट आई लिखोगे तो I, ये भी बनेगा I और ये हो गया कॉस थीटा। I का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बनेगा, 1। I का मैग्नीट्यूड 1 बनेगा, दो सेम वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। I डॉट आई ये क्या बन जाएगा, cos 0, और cos 0 डिग्री क्या वैल्यू देता है, 1। I डॉट आई ये सही है, 1 वैल्यू देगा। K डॉट जे 1 वैल्यू देगा। K डॉट के क्या देगा, 1 वैल्यू। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। हमारे पास जो सही ऑप्शन आएगा इसका वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। का सही आंसर क्या उठाओगे, डी उठाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स विल बी। पोलर वेक्टर क्या होता है, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है। पोलर वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, having starting point, having a starting point। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर इसका आप निकालोगे, जैसे कि आप एंगुलर मोमेंटम का निकालते तो एंगुलर मोमेंटम क्या क्या होता है, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। तो इसको ऐसे निकाल दो ना, ऐसे। तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगी वो अलोंग किसके इधर आएगी, अलोंग एक्सियल वेक्टर, लॉन्ग एक्सियल वेक्टर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई, मैंने यहां से रेडियस वेक्टर लिया और ये मेरे पास क्या है, मोमेंटम है। इसकी मेरे को डायरेक्शन निकालनी है, तो मैंने ऐसे फैलाया हाथ अपना ना, और फिर जिधर मोमेंटम जा रहा है तो मोमेंटम इधर जा रहा है, तो ये थंब की जो डायरेक्शन है ये किसको शो करेगी, एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर मोमेंटम हमेशा इधर आया एक्सियल वेक्टर, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा इस, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किधर होगी, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल जो एक्सिस है, रोटेशनल जो एक्सिस है उस पर आएगा। तो यहां पर कौन आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो ये हमें पूछा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर विल बी, तो ये हमेशा क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा ना, ये हमेशा क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ ए आई जे एंड बी आई जे, जब यहां लिखा है ए आई जे, तो इसकी जो डमी इंडाइसिस है वो आई जे है। डमी इंडाइसिस को काउंट कर लो, वो क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रैंक। तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहां पर लिखा हुआ है ए आई जे और प्लस बी जे आई, यहां पे 2 रैंक और यहां पे भी 2 रैंक। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप जब किसी चीज को ऐड करते हो या मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, उनकी ऑर्डर रैंक सेम होनी चाहिए। सेम कहानी यहां पर चल रही है। यहां पर ए आई जे प्लस बी आई जे, इसकी भी रैंक क्या होगी, सेम होगी। तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हो गए खत्म। तो ये पार्ट फर्स्ट था, और पार्ट फर्स्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा CSIR नेट फिजिकल, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर। तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, या उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर लेना, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ बैच की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।